बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो फिज़िकल स्टेट्स हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करवाता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ, सोल्यूशन बताता हूँ, उनके रीज़न बताता हूँ कि ये इसका ये ऑप्शन है तो क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम देखते हैं। कहता है कि माया गैसेस से कितने गुना ज़्यादा भारी होते हैं। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। हमने गैसेस की डेंसिटी में जब पढ़ रहे थे तो उधर हमने ये डिस्कस किया था कि मायात जो है वो गैसेस से 1000 टाइम्स जो है वो भारी होते हैं। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है कि मायात जो है वो डियर फ्रेंड्स उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो उनकी डेंसिटी जो है 1000 गुना जो गैसेस से ज़्यादा होती है। तो ये सिंपली आपका था। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैसेस मादा की हल्की तरीन हालत है। क्या गैसेस माया की हल्की तरीन हालत है? क्यों है? क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। और इनकी डेंसिटी को किन यूनिट्स में ज़ाहिर किया जाता है? इनकी गैसेस की डेंसिटी को किन यूनिट्स में ज़ाहिर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हमारे पास दूसरे का है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 उसका हमारे पास उसका ऑप्शन भी हमारे पास डी करेक्ट है, करेक्ट वन। यानी कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में जो है गैसेस की डेंसिटी को हम ज़ाहिर करते हैं, जबकि मायात और सॉलिड्स की डेंसिटी को जो है हम वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ज़ाहिर करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीजिंग पॉइंट पर इनमें से कौन से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस हालत में सॉलिड और लिक्विड, मायात और जो ठोस, ये जो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं। क्योंकि देखें माया जो होता है, पहले माया को हम जो है कम टेम्परेचर का आते जाते हैं, अट्रैक्शन जो बढ़ती जाती हैं, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जाती हैं तो वो जो है ज़्यादा अट्रैक्शन होती जाती है, तो वो सॉलिड में चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। ठीक है, मायात और माया और सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बढ़ें, उसमें यह है ठोस पार्टिकल्स में इनमें से कौन सी मोशन पाई जाती हैं। ठीक है, हमने ये भी जो है इन डिटेल डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस अजसाम में इनमें से कौन सी फोर्सेस पाई जाती हैं? ठोस अजसाम में डियर स्टूडेंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। जब बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो बहुत कम होती हैं, तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो ओनली वाइब्रेशनल मोशन वो कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो बी करेक्ट है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन। कौन सी मोशन कर सकते हैं? वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि दे कैन ओनली वाइब्रेट। सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन कर सकते हैं और फ्रीली वो मूव नहीं कर सकते। अगर हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 की जाना बढ़े, तो इनमें से कौन सा अमार्फस ठोस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, अमार्फस हमने सॉलिड्स की जब एग्जाम पढ़ रहे थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 2 अमार्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो थे जिनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो थी या मॉलिक्यूल्स थी वो वेल अरेंज थे, बहुत तरतीब के साथ, जबकि अमार्फस में कोई तरतीब नहीं थी। तो हमारे पास शीशा, रबड़, प्लास्टिक अमार्फस सॉलिड्स की मिसालें हैं। जबकि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे पास इसमें जो है वेल अरेंज होते हैं, एक तरतीब होती है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये जो है ये अमार्फस सॉलिड नहीं है। तो ये उसकी ऑप्शन जो है हमारे पास डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल्स के बराबर होता है? तो ये भी हमने जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे पढ़ा था कि 101325, यानी कि जो हमारा ऑप्शन जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये भी सिंपल था।
क्वेश्चन नंबर 7 की जानब अगर आए तो इवेपोरेशन में मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ते हैं, इनमें होती है। जब इवेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स माया की सतह को छोड़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जारी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। जब हम हीट करते हैं माया के मॉलिक्यूल्स को, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी पहले भी होती है। जब हीट करते हैं, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स विल आल्सो इंक्रीज। तो उनकी, इसका मतलब है कि एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो उनकी एनर्जी क्या है, स्लो होगी, दरमियानी होगी कि बहुत ज़्यादा होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है, वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई, क्या होगा, वेरी हाई उनकी एनर्जी होगी, यानी कि कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की जानब आए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे वो डिमांड कर रहा है इनमें से कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज करती है। अच्छा, एक बात ये भी रख लें, डिफ्यूजन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हल्की गैस के, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी जितना मास ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन कम होगा, जितना मास कम होगा उतनी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में सब एलिमेंट से कम है, तो उसका मास कम है तो वो ज्यादा डिफ्यूज करेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। 9 में देखें, इनमें से कौन सी चीज बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज नहीं होती। जब मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहा था तब मैंने डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट पर कौन कौन से जो है फैक्टर्स जो है वो इन्हिसार करते हैं। नंबर 1 था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जारी बात, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर ब्रूनी प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। माया की फितरत, अगर पोलर होगा माया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर नॉन पोलर होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो माया का इब्तिदाई टेम्परेचर डजंट मैटर, यानी कि जो माया का इब्तिदाई टेम्परेचर है वो यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है इनिशियल टेम्परेचर पर मुनहसर नहीं करता। इट्स ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की जानब अगर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि गैस की डेंसिटी बढ़ती है। देखें, जब गैसेस को मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, डेंसिटी कम होगी। हाँ, एक चीज़ है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, प्रेशर जब बढ़ाऊंगा मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, यानी कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास आ जाएगा, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ेगी। तो प्रेशर अगर बढ़ाएं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो है वो डेंसिटी भी बढ़ेगी। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डियर स्टूडेंट्स, माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है। हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 11, वेपर प्रेशर क्या होता है। जो वेपर जो हैं वो टकराते हैं, वेपर्स बनते हैं, वो उसके साथ टकराते हैं वाल्स के साथ, वहाँ से कंडेंस हो गए। जो कंडेंसेशन और वेपोरेशन का अमल जो है जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, जितना ज़्यादा ये होगा उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है, ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं, वो लीव जो वेपोरेशन का अमल भी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे वेपर प्रेशर का अमल भी ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर में इजाफे से हमारे पास जो है इसमें इंक्रीज होगा, यानी कि व्हेन यू विल इंक्रीज टेम्परेचर देन वेपर प्रेशर विल आल्सो भी इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज जो कि हमने इन डिटेल डिस्कस किए हैं। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएँ तो वो भी बहुत सिंपली है, मैंने आपको अपने तमाम लेक्चर्स में डिस्कस कर दिए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता चलता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन का क्या है, डिफ्यूजन, व्हाट इज़ डिफ्यूजन, एक मिसाल देकर वाज़ह करें। डिफ्यूजन क्या होता है कि पार्टिकल्स का एक ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके, ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाना, वो डिफ्यूजन कहलाता है। उसकी मिसाल हमारे पास परफ्यूम थी। हम कॉर्नर के कमरे के कॉर्नर में जब हम परफ्यूम जो थे
वो छिड़काते थे तो वो सारे में फैल जाता था, यानी कि इधर परफ्यूम का प्रेशर ज़्यादा था, परफ्यूम के पार्टिकल ज़्यादा थे, दूसरे कॉर्नर में कम थे। तो इस तरह स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये आपको पता है, ये डेफिनेशन सेम। माया के निस्बत गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है? देखें डियर स्टूडेंट्स, माया जो है, माया में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होती हैं। वो एक दूसरे के जो डेंसिटी इनकी इसलिए ज़्यादा होती है माया की, और गैसेस की इसलिए कम होती है कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं, जो कम उतने ही वॉल्यूम में कम मास आएगा, जबकि अगर मैं माया लूँगा उतना ही वॉल्यूम रखूँगा तो ज़्यादा मास आ जाएगा। तो इसलिए जो है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज इंक्रीज, यानी कि इसलिए उनकी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इवेपोरेशन से क्या मुराद है? सख्ती रकबा का इस पर क्या असर है? देखें, माया का वेपर्स में चेंज होना, बुखारात में चेंज होना, उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पे टेम्परेचर बढ़ाने से भी बढ़ती है। सतही रकबा कहता है उस पर क्या असर होगा? जितना सतही रकबा ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? इवेपोरेशन का अमल तेज़ होगा। जैसे कि हम चाय पीते हैं, कप की बजाय हम क्या लेते हैं? प्याली लेते हैं या प्याला। मैंने आपको उधर डिस्कस करवाया था। तो जितनी सतही रकबा, जितना खुला एरिया होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, ज़्यादा एरिया मिलेगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 5, एलोट्रोपी, यानी कि एलिमेंट्स का जो है दो मुख्तलिफ हालतों में पाया जाना, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ हालतों में पाया जाना, उसे एलोट्रोपी कहते हैं। अगर मिसाल देखें तो हमारे पास O2 एंड O3, यानी कि ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास ओजोन है। ये ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ये ओजोन जो है ये हमारे पास लेयर है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास इधर है, ये हमें नुकसानदा शुआओं से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर की क्या हालत होगी? पहले रोम्बिक होगी, 96 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड से मैं कर दूं तो वो मोनोक्लिनिक हो जाएगी। किसी माया के बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 7, और इवेपोरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक है? डियर स्टूडेंट्स, दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये थोड़ा सा नुक्ता समझने वाला है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितना किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। जब स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी तो उनको अलहदा करना, उनको इवेपोरेट करवाना मुश्किल होगा, ज़्यादा मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको इवेपोरेट करवाने के लिए। तो अगर कोई नॉन पोलर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसकी इवेपोरेशन कम होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम होगी, अगर इवेपोरेशन कम है ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी कि नॉन पोलर का इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। पोलर की बात करें, पोलर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो इवेपोरेशन उनकी कम होती है। तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज। लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिटेल पहले डिस्कस किए हुए हैं। आज की हमारी जो कोटेशन है कुरान पाक से मैंने लिया है एक आयत का तर्जुमा। हम जब उसे तकलीफ़ देते हैं तब उसकी रूहानियत बढ़ती है। यानी अल्लाह पाक का कहना है, इंसान जो है वो तकलीफ़ों से हम बेजार आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक जब किसी इंसान को तकलीफ़ देता है, आजमाइश आती है, तो उसका लर्निंग लेवल, उसकी रूहानियत, उसकी स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होती है। जब स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ होती है उसका थिंकिंग लेवल इंक्रीज़ होता है। थिंकिंग लेवल मीन्स कि उसकी अप्रोच ऑफ थिंकिंग इंक्रीजेज, इन्हांस होती है, जिससे इंसान जो है अपने मसाइल पर काबू पाना सीख लेता है। देखें, अगर हम मसाइल पर काबू पाना नहीं सीखेंगे, अगर हम अपनी आजमाइशों जो तकालीफ आई हैं, तकालीफ को अगर हम तकालीफ ही रहने देंगे, अगर उसको नेगेटिव लेंगे तो हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा, फिर वो अजाब की सूरत में हमें नजर आएंगी। लेकिन अगर हम देखें कि ये अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है, ये हमको आजमाया जा रहा है, अगर हम हमारे में कंसिस्टेंसी है, हमारे में पॉजिटिविटी है, हम विल रखते हैं, तो हमें अल्लाह पाक की इस चीज़ को जानना चाहिए और हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हमें मज़ीद ये जो तकालीफ होती हैं, अल्लाह पाक का कहना कि इंसान को मजबूत बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। तो इन तकालीफ से इंसान को, किसी स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को, किसी भी बिजनेसमैन को कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट के उनका मुकाबला करना चाहिए।
क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किल के बाद जो आसानी है वो ज़रूर आपको हासिल होती है। कि एक और कुरानी आयत का तर्जुमा है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जिस काम के लिए अगर आप बाद में प्लान बनाएंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको वो कामयाबी ज़रूर नसीब होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।